Hello students, in this brief session you will learn a very fundamental, very important topic which is concentration terms and all kinds of reactions which is occurring in a solution directly or indirectly based on concentration terms. तो सॉल्यूशंस में होने वाली रिएक्शंस के अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, चाहे वो स्टोइकोमेट्री के प्रॉब्लम्स हों या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन चैप्टर के, राइट। स्टोइकोमेट्री क्लास 11th में है और डाइल्यूट सोल्यूशन क्लास 12th में है। तो दोनों के न्यूमेरिकल्स के लिए जो फंडामेंटल है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। और कई बार ये टर्म्स जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए अगर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं जो कि इस पे बेस्ड है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिखाने जा रहा हूँ। और आज के इस लेक्चर के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आता या फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हो। इसलिए इस लेक्चर के एंड तक आप बने रहना। तो लेट्स स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है। तो मान लो कि किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का मतलब मान लो कि यहाँ पर हमने एक लिक्विड लिया है H2O और इसमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लाइक NaCl और सुक्रोज और ग्लूकोज कुछ भी ऐसा डाल देते हैं, राइट। और NaCl वाटर में यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है। तो डिज़ोल्व होने के बाद आप देखोगे कि जो सोल्यूशन आ गया ये होमोजेनस मिक्सचर आ गया, मतलब बोथ NaCl एंड H2O शेयर द सेम फेज। यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि प्योर वाटर का पार्ट कौन सा है और NaCl का पार्ट कौन सा है। यानी कि सोल्यूशन में जो मिक्सचर यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये होमोजेनस है। और होमोजेनस वर्ड का मतलब क्या है? सिमिलर फेज, यानी कि दोनों कंपोनेंट सेम फेज में आ गए हैं। तो ऐसे होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन। इसमें मान लो कि मैंने शुगर को भी डिज़ोल्व कर दिया, राइट। तो यहाँ पे 3 सब्सटेंसेस हैं जो कि डिज़ोल्यूशन के बाद कॉमन फेज को शेयर करेंगे। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो पहले मैंने सोल्यूशन को डिफाइन किया है यहाँ पर कि द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। लेकिन बेसिकली स्टोइकोमेट्री में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड या फिर डाइल्यूट सोल्यूशंस के होंगे, उसमें आप देखोगे कि आपके सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन दिया हुआ है। और बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है कि देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन। द फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, अनदर कंपोनेंट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट वो अमाउंट है जिसे आप किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो। अगर मैं लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो जैसे मान लो कि यहाँ पे वाटर लिक्विड है और इसमें हम NaCl को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो H2O अपना सॉल्वेंट हो गया और NaCl आपका सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है विच डिज़ोल्व्स इन अ मीडियम ऑफ अनदर सब्सटेंस, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होगा विच प्रोवाइड्स मीडियम फॉर डिज़ोल्यूशन, जो कि डिज़ोल्यूशन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जनरली सॉल्वेंट आपका लार्ज एक्सेस अमाउंट में होगा और सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिज़ोल्यूशन। लेकिन जनरली ऐसा होगा कि सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट से ज़्यादा रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो फॉर्मूलेज हैं उनको डिराइव करने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑल काइंड्स ऑफ डेरिवेशंस में जहाँ पे 2 टर्म यूज़ करूँगा, आप समझ जाना कि मैं सॉल्यूट के लिए कह रहा हूँ। तो अगर मैंने W लिखा है तो W इज़ गिवन वेट यानी गिवन मास, और W2 लिखा है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। अगर मैंने V लिखा है तो वॉल्यूम होगा, 1 या 2 कोई यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं दिया है तो सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट V1 इट्स अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर कहीं पे V2 लिखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो 2 मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगाने वाला हूँ सॉल्यूट के लिए और 1 यूज़ करने वाला हूँ सॉल्वेंट के लिए। और अगर 1 या 2 का नोटेशन नहीं दिया है तो वो सोल्यूशन के लिए है, ठीक है। तो M2 मैंने लिखा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि 2 लगा हुआ था, और W1 को कह देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो जैसे कि डेरिवेशंस को समझने में आपको आसानी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट मोलैरिटी। द मोस्ट कॉमन कह सकते हो, मोस्ट कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो मोलैरिटी का मतलब ये है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिज़ोल्व होंगे ना, उसे ही हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स हैं उसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। तो सपोज कर लो कि आपके पास सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो V लीटर है, राइट। तो V लीटर सोल्यूशन में N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है।
तो बेटा 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल होंगे सॉल्यूट के, N2/V, राइट। और 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसे ही हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। ये डेरिवेशन हो गया मोलैरिटी के लिए। तो फॉर्मूला क्या आया, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग नंबर ऑफ मोल कह रहे हैं। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन एज्यूम कर लो कि सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया है, राइट, ml में दिया हुआ है। तो हमें इस ml को लीटर में चेंज करना होगा और इसके लिए 1000 डिवाइड कर देंगे, राइट। ये लीटर में आ जाएगा। और अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में डायरेक्टली गिवन होता तो m का फॉर्मूला आता N2/V इन लीटर एंड नथिंग एल्स। बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला क्या आया, N2 के लिए क्या लिख सकते हैं, W2/M2 दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और अगर ये ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अल्टीमेट एंड फाइनल फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ गया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 × 1000 डिवाइडेड बाय M2 × V इन ml। ठीक है, याद रहेगा। इसी पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट यूजिंग दिस रिलेशन और दिस फॉर्मूले, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आते हैं जो कि नॉर्मेलिटी है। और नॉर्मेलिटी आप देखोगे कि इट्स अ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मोलैरिटी में हमने नंबर ऑफ मोल लिया था, लेकिन नॉर्मेलिटी में क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। कितने सोल्यूशन के वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर से वही बात आ गई, यानी कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन है। उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट था। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं उसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कि इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट, कि V लीटर ऑफ सोल्यूशन में 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि N इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, राइट। तो फिर 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा, N डिवाइडेड बाय V, और N यहाँ पर इक्विवेलेंट है। तो बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम लोग निकालते हैं गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब आप कहोगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर। आप कहोगे N फैक्टर क्या होता है, इट्स अ वैलेंस फैक्टर और कन्वर्जन फैक्टर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मोलर मास इनटू इक्विवेलेंट मास। यानी कि मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर हम लोग यूज़ करेंगे उसी फैक्टर को हम लोग N फैक्टर कह देंगे। और इसको मैंने काफ़ी डिटेल से रेडॉक्स पार्ट 2 में पढ़ाया हुआ है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को कंप्लीट देख के N फैक्टर को कम्प्लीटली समझ सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के लिए हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से निकालना होगा, जो है W2/E2 इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर ये ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेट फॉर्मूला क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1000 × W2 डिवाइडेड बाय E2 × V इन ml। अब आप याद करो कि आपने मोलैरिटी क्या लिखा था, तो मोलैरिटी था W2/M2 × 1000/V इन ml। इसका मतलब दोनों में अगर हम रिलेशन देखते हैं और E2 को आप यहाँ पे चेंज कर दो M2/N फैक्टर में, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। और ये रिलेशन भी मैंने रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ओके। तो नॉर्मेलिटी के बाद हम लोग आ जाते हैं मोलैलिटी पे। और इसके पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि बोथ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर वॉल्यूम डिपेंडेंट। ये दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने लिया था। और याद रखो कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, टेम्परेचर को रेज करोगे, तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी, राइट। और कई बार हम लोग क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत निकाल लिया, इसका मतलब है कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया है। लेकिन जो मोलैलिटी का पार्ट है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का कोई भी टर्म नहीं है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आप कहोगे विच इज़ अ बेटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपका आंसर क्या होगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी बेटर है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो मान लेते हैं कि W1 kg में सॉल्यूट के N2 मोल्स हैं, तो फिर 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, N2/W1। यूनिटरी मेथड से ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 kg सॉल्वेंट में जो भी मोल आपने निकाला सॉल्यूट का, बेटा उसे ही कहते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को फिर से डिफाइन कर दें, क्या है ये,
it's the number molality is the number of moles of solute present in 1 kg of solvent, right? यानी N2 by W1 फॉर्मूला आ गया, और N2 को क्या कहते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये N2 हो गया और अपॉन W1 अगर ये kg में होता है तो, लेकिन सिंस ये ग्राम में दिया हुआ है इसलिए हमने 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तीनों फॉर्मूले आ गए समझ में। तो मोलैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी में हमने सोल्यूशन नहीं लिया है, हमने सॉल्वेंट का मास लिया है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पे न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वह है मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन क्या है। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन होगा, स्मॉल m को मैंने यहाँ पे मोलैलिटी कहा हुआ है, राइट। यहाँ पे स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है, और कैपिटल M यहाँ पे क्या लिखा है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। और ये दोनों ही टर्म आप इंडिविजुअली पढ़ चुके हो। तो ये रिलेशन आएगा 1000 इंटू m यानी कि मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी यानी कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस m इंटू m2। m मोलैरिटी है और m2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने कहा था जहाँ पे 2 यूज़ करेंगे वो किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये तो बताया था अभी कि नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, या फिर मोलैरिटी होगा नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। और n फैक्टर अभी आपको बताया कि n फैक्टर क्या है, इट्स अ कन्वर्जन फैक्टर विच रिलेट्स मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। और n फैक्टर को जैसे आपने इक्विवेलेंट वेट लिखा था मोलर वेट अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर आ जाएगा यस तो n फैक्टर आपके पास आ जाएगा, या तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से निकाल लेंगे या मोलर वेट अपॉन n फैक्टर से निकाल लेंगे। ये क्लियर है, ठीक है। ये लिखा है ना, मोलर वेट अपॉन n फैक्टर। और रेडॉक्स टाइट्रेशन के रेडॉक्स रिएक्शन के सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देखना, काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, पर मैं यहाँ पे क्विक रिवाइज कर देता हूँ। कैन फैक्टर आप एसिड्स के लिए निकालोगे बेसिसिटी से, और बेसिस के लिए निकालोगे एसिडिटी से। कैसे, जैसे मान लो कि HCl है, तो HCl एक प्रोटॉन लूज़ करेगा तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई, तो HCl का n फैक्टर इस रिएक्शन में आ जाएगा 1। तो मान लो कि H2SO4 किसी रिएक्शन में ट्वाइस ऑफ H+ को देता है तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। बात आ गई समझ में। और एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब है कि कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव को वो लूज़ कर रहा है ना, तो वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। सॉल्ट के केस में हम लोग देखेंगे कैटायन या फिर एनायन पे चार्ज कितना है। तो मान लो कि हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, राइट। तो यहाँ पे आप कैटायन पे चार्ज देखोगे तो 3Ca2+ है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया 6। तो कैल्शियम फॉस्फेट का n फैक्टर कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। बात आ गई समझ में। और किसी भी आयोन के लिए जो उस पर चार्ज है वो उसका n फैक्टर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आप हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दो और उसमें देखना इलेक्ट्रॉन कितना अपीयर हो रहा है, उसी को हम लोग n फैक्टर कह देंगे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, राइट। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि पर मैग्नेट आयोन MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2+ में चेंज होता है, तो आपने इसे बैलेंस करना है। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2 ले लिया, और 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+ लिया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन देना होगा। अब आप देखोगे कि 2+ टोटल चार्ज लेफ्ट में है, 2+ टोटल चार्ज राइट में है, इसका मतलब ये चार्ज भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाफ रिएक्शन जो बैलेंस्ड है उसमें अपीयर हुआ है वो आपका MnO4 नेगेटिव का पर मैग्नेट आयोन का n फैक्टर होगा, ठीक है। यही बात मैंने भी आपको बताई, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो मान लो x% W/W सोल्यूशन दिया है, इसका मतलब x ग्राम जो होगा वो सॉल्यूट का मास होगा, और ये सॉल्यूट का मास डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन का मास आपको मानना है 100, क्योंकि परसेंट में सोल्यूशन दिया हुआ है, और जो भी पार्ट दिया हो वो पहला पार्ट जो ग्राम में दिया है वो सॉल्यूट का पार्ट है। और W/W का मतलब है कि दोनों की क्वांटिटी हमें ग्राम में लेनी है, राइट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। सिमिलरली होता है V/V सोल्यूशन, यानी कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। तो x% V/V का मतलब होगा x ml, क्योंकि वॉल्यूम है, x ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो V/V सोल्यूशन का फॉर्मूला होगा V2 यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लो कि हमने 2 सॉल्यूट सेम सॉल्यूट और सेम सॉल्वेंट के को मिक्स किया है और 2 सोल्यूशन तैयार कर लिए। फिर हमने सोल्यूशन 1 को सोल्यूशन 2 से मिक्स कर दिया और एक नया सोल्यूशन 3 बना लिया। तो इस सोल्यूशन 3 की जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी,
तो सोल्यूशन 3 की मोलैरिटी को अगर m मान ले, कैपिटल M, और टोटल वॉल्यूम V जो होगा उसको V मान ले, तो ये V1 प्लस V2 के बराबर होगा। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल। तो मोलैरिटी आप कहते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसलिए नंबर ऑफ मोल आता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो आप ये मानते हो ना कि इंडिविजुअल सोल्यूशन में जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ जाएगा। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 इंटू m इंटू v। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन का जो मिक्सिंग के बाद बना है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v, या फिर v1 प्लस v2। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे दो सोल्यूशन को आपने मिक्स कर दिया है। फिर हमारे पास है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है। मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर 1 जैसे लिखा है आपने x1, तो ये मोल फ्रैक्शन होगा आपका सॉल्वेंट का, ऑफ सॉल्वेंट का। और मोल फ्रैक्शन को कहते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ 1, यानी कि सोल्यूशन के टोटल मोल को अगर आप 1 मान लोगे तो उसका कितना पार्ट सॉल्यूट या कितना पार्ट सॉल्वेंट का है। तो मान लो कि सॉल्यूट का पार्ट है 0.2, तो बेटा सॉल्वेंट का पार्ट आ जाएगा 0.8, राइट। यानी x1 अगर आपने निकाल लिया है, x2 निकाल लिया है, तो x2 1 माइनस x2 कर दोगे तो x1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा क्या आना है, 1 आना है, क्योंकि फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ 1। ठीक है, तो सिमिलरली x2 को मान लेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये कैसे निकलेगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअली आप देख सकते हो कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशन है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसको नोट कर लो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ करना, आपका काफ़ी टाइम बचेगा उसको करने के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो कितना आसान तरीका है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, निकालना है आपको, और मोलैरिटी यहाँ पे दी हुई है 3.6, राइट। और x% W/W सोल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि 29% H2SO4 का मतलब है कि सॉल्यूट का मास, H2SO4 का मास 29 ग्राम है और सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, यही बताया था ना। और मोलर मास ऑफ H2SO4 अगर आप निकालेंगे तो 98 आ जाएगा AMU, राइट। अब देखिए मोलैरिटी के फॉर्मूला में बेटा वॉल्यूम का टर्म आता है, आपने लिखा होगा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 और अपॉन V इन ml, यही लिखा है ना आपने, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। अब हमें मास भी पता है 100 सोल्यूशन का, और डेंसिटी भी हमें निकालनी है, उसको हम लोग x मान लेंगे। इस वैल्यू को हम लोग वॉल्यूम की जगह पे पुट कर देते हैं, तो मोलैरिटी आपका आ जाएगा 3.6 इज इक्वल टू W2 कितना आया था 29, राइट, अपॉन M2 98 इंटू 1000 10⁻³ और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने क्या लिखा है 100, और x यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए x के लिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा खुद से ट्राई करना, और जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताए हैं उसको आप एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को फिर से समझना और उसको रिवाइज करना। तो देखो बच्चों, मेरे पास लिमिटेशन है कि मैं आपको 1 या 2 घंटे का टॉपिक 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी फास्ट बोलना होता है, काफ़ी फास्ट पढ़ाना होता है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, एक नोट्स तैयार कर लो, उसको रिवाइज कर लो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो सारे टर्म्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।